जो स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्जाम में इंटर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्किंग लाना चाहते हैं तो उनके उनके बहुत ही बेहतरीन एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। इसको आप इस मॉडल पेपर को मेरे को आप याद कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपके 70 में से मतलब 50 और 60 नंबर कहीं नहीं गए। आप इसी मॉडल को तैयार कीजिए, आंसर सही थे। देखिए आपका पहला नियम है कॉलराउस का नियम। कॉलराउस का नियम क्या होता है, क्या है, किसी विद्युत अपघटय की अनंत तन्यता पर उसकी चालकता धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। मतलब लैम्डा एम अनंत, लैम्डा अनंत पॉजिटिव प्लस योग किसके, नेगेटिव के। इसका अनुप्रयोग है दुर्बल वैद्युत अपघटय की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और दुर्बल वैद्युत अपघटय की वियोजन की मात्रा की गणना आप इससे कर सकते हैं। टेलर प्रभाव क्या होता है, देखिए जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश की एक किरण गुजारी जाती है तो कोलाइडी विलयन में प्रतिदीप्त शंकु के समान एक संरचना बन जाती है। जिस इस विलयन में बाकी में अंधकार छा जाता है। इस प्रभाव को सबसे पहले जो देखा था टिंडल नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। एग्जाम्पल इसका अंधेरे कमरे में रोशनदान से आती हुई प्रकाश की किरण पुंज इसका मुख्य उदाहरण है। अपवन होता क्या है, कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करने की विधि को अपवन कहते हैं। देखिए चर्म पात्र झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में उपस्थित पदार्थों को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं, अपवन कहते हैं। और यदि विद्युत द्वारा करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, विद्युत अपवन कहते हैं। कहने का मतलब हमने छलनी ली, अर्धपारगम्य झिल्ली ली, उसमें हमने कोलाइडी विलयन लिया तो कोलाइडी विलयन क्या हो जाते हैं, ये इस पर झिल्ली द्वारा अलग अलग हो जाते हैं। आगे देखिए लेंथेनाइट संकुचन है, बहुत मोस्ट पॉइंट है लेंथेनाइट संकुचन। लेंथेनाइट श्रेणी में तत्वों के परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ इनकी आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या लगातार क्या होती जाती है, घटती जाती है, जिससे एक संकुचन पैदा हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। कहने का मतलब जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे, दाएं दाएं से बाएं चलने पर इनके परमाणु त्रिज्या लगातार क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है, जिसे एक संकुचन पैदा होता है, मतलब एक खिंचाव पैदा होता है, जिसे लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। देखिए एल से लेकर एलयू तक की श्रेणी के तत्व है ये। ला से पर नदी पम्मा सम्मा इप्पू ने जीडी की ट्रेनिंग अवधि हेलो अरे तुम यब लियो, ये ट्रिक से याद कर लिया। उसके बाद ये 87 होता है, इसका 187 पीएम, इसका 183 82 81 81 80, ऐसी धीरे धीरे घटती हुई जा रही है। तो कितनी हो रही है लास्ट में, 173 हो रही है। तो इसके परमाणु क्रमांक लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। देखिए अगला क्वेश्चन है अंतर हैलोजन यौगिक, मोस्ट पॉइंट है। जब दो विभिन्न हैलोजन परमाणु X और X डैश से मिलकर बने यौगिक क्या होते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं। इसके प्रकार है AB टाइप, AB3 टाइप, AB5 टाइप, AB7 प्रकार के। ठीक है, इनको आसानी से डायरेक्टली बना सकते हैं आप। संक्रमण तत्व वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। संक्रमण तत्व अर्थात डी ब्लॉक के तत्व, ये वे तत्व जिनमें विभेदी अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश कराते हैं उन्हें जो है संक्रमण तत्व कहते हैं। इनके N-D उपकोष क्या होते हैं, अपूर्ण भरे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। अर्थात जिनका डी उपकोष क्या होता है, पूर्ण भरा होता है, वो संक्रमण तत्व नहीं माने जाते। अर्थात Zn, Cd और Hg को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। इसका लक्षण क्या है, ये परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, +2 और +3 अधिकतर। उसके बाद ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्यों, क्योंकि इनके में क्या होते हैं, बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। उसके बाद ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4 है, ये संकर युग्म बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। रंगीन आयन क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो है रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है संयोजकता कोश सिद्धांत क्या है। यह सिद्धांत लीनियस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था, सन 1931 में दिया था। इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणा क्या है, देखिए संकरण में रिक्त परमाणविक कक्षक भाग लेती हैं। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अनबंधी इलेक्ट्रॉन से जो है प्रभावित होते हैं, जो बंध बनाने में क्या नहीं लेते, भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद इसमें ऑर्बिटल जो भरी जाती है, इलेक्ट्रॉनों का भराव जो होता है हुंडी के नियम के अनुसार होता है। उसके बाद इसमें जो है प्रबल लिगेंड्स के क्षेत्र के प्रभाव से जो क्या होता है, हुंडी के नियम का विरुद्ध पालन होता है। यदि लिगेंड्स कैसा है, दुर्बल है, तो हुंडी के नियम का पालन होगा। उसके बाद
इस ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होने चाहिए, जितने लिगेंड्स होते हैं उतने ही रिक्त कक्षक उपस्थित होने चाहिए। उसके बाद अगला है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इसे बोलते हैं CFT थ्योरी। इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणा निम्नलिखित है। पहला है केंद्रीय धातु आयन अनेक लिगेंड्सों से क्या होता है, घिरा होता है अपने चारों। इसमें इलेक्ट्रॉन होने के नियम के अनुसार प्रवेश होते हैं। उसका नंबर 3 है संकुल में के स्थायित्व की गणना, CFC की गणना इससे की जा सकती है। और डी कक्षकों से संकुल के रंग चुंबकीय गुणों की इसकी व्याख्या कर सकते हैं। उसके बाद डी ऑर्बिटल दो भागों में बढ़ती है, T2G और EG में। T2G ऑर्बिटल जो होती है DXY और DYX और DZX होती है, और EG ऑर्बिटल होती है DX² माइनस y² DZ²। इसका आरेख देखिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए ये d ऑर्बिटल डिजेनरेट होंगी, उसके बाद T2G ऑर्बिटल नीचे और EG ऑर्बिटल कहाँ, ऊपर, अर्थात 3 ऑर्बिटल नीचे 2 ऑर्बिटल ऊपर। इसमें टेट्राहेड्रल में एकदम उल्टा होता है, इसमें 2 ऑर्बिटल नीचे, EG ऑर्बिटल नीचे आएगा और T2G ऑर्बिटल कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। अर्थात T2G ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ पर अधिक होती है और यहाँ पर क्या होती है, कम होती है। अगला है फैराडे के नियम। तो फैराडे के नियम क्या है, विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर विलीन पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो मतलब कोई विद्युत अपघटन है, उसमें उस इलेक्ट्रोड पर विलीन पदार्थ की मात्रा जो है विद्युत धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है, अर्थात उसके आवेश के समानुपाती है। W अनुक्रमानुपाती क्यों। उसके बाद द्वितीय नियम है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर विलीन पदार्थ की मात्राएं अर्थात भिन्न भिन्न होंगी, मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। यहाँ पर क्या होगा, तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा, और यहाँ पर क्या होगा, आवेश के समानुपाती है, अंतर इतना। उसके बाद ये सारणी देखिए, फर्स्ट चैप्टर से बहुत मोस्ट पॉइंट आता है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या 1 होती है, काय में 2 होती है, फलक में कितनी होती है, 4 होती है। उपसन संख्या का मान इसका 6 होता है, इसका 8 होता है काय का, और फलक केंद्रित में 12 होता है। इसमें संकुलन क्षमता निकल के आती है 52.4 और इसकी 68, और इसकी जो है आपकी फलक केंद्रित की 74% आती है। उसके बाद अगला है आपका वर्नर का सिद्धांत, मोस्ट पॉइंट है वर्नर का सिद्धांत। वर्नर ने क्या बताया, संकर यौगिक, कोई भी संकर यौगिक वो क्या होगा, 2 प्रकार की संयुक्ताएं प्रदर्शित करता है। पहला प्राथमिक संयुक्ता और दूसरा द्वितीय संयुक्ता। प्राथमिक संयुक्ता हमेशा ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है, यह ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है, इसे डॉट डॉट से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। द्वितीय संयुक्ता यह क्या होती है, उदासीन होती है, यह उपसहन संख्या को प्रदर्शित करती है, इसे सतत रेखा से जो है आप जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आरेख बना रखा, देखिए CONH3 की होल 6 और Cl3 में। तो CO हमारा मेटल जो केंद्र में है, इससे कितने लिगेंड्स जुड़े हैं, 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, और 6 लिगेंड्स जो है यहाँ पर NH3 एक सतत रेखा से जुड़ा हुआ है, बाकी Cl कितने डॉट डॉट रेखा से जुड़े हुए हैं। तो ये जो NH3 दर्शा रहा है ये सेकेंडरी वैलेंसी को दर्शा रहा है, और जो Cl है वो प्राइमरी वैलेंसी को दर्शा रहा है। अगले पेपर पे चलेंगे हम। अगले पेपर में देखिए, अगले पेपर में हमारी बुटरज अभिक्रिया। बुटरज अभिक्रिया क्या होती है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब शुष्क मतलब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं, सोडियम धातु के साथ करते हैं, तो क्या बनती है, एल्केन बनती है। अर्थात 2CH3Cl + Na शुष्क ईथर, तो क्या बनती है, एल्केन, C2H6 बन रही है और NaCl। अगला बुटरज फिटिंग क्या होता है, जब एक एल्किल हैलाइड को और एक हैरियल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड लेंगे, एक एरियल हैलाइड लेंगे, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो रहा है। उसके बाद NaCl। यहाँ फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक युक्त हाइड्रोकार्बन, अर्थात बेंजीन रिंग में, मोस्ट यहाँ से याद रखना आपको, बेंजीन रिंग में एल्किल या एसिल समूह का प्रवेश कराना क्या कहलाता है, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात बेंजीन है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कर रहे हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो बेंजीन रिंग में CH3 प्रवेश हो रहा है या हमारा CH3CO प्रवेश हो रहा है। उसके बाद राइमंड टीमन अभिक्रिया क्या होती है, जब फिनॉल की क्रिया जलीय QH तथा क्लोरोफॉर्म के साथ की जाती है तो सैलिसल्डिहाइड बनता है, जिससे राइमंड टीमन अभिक्रिया कहते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया CHCl3 से कर रहे हैं क्या QH के साथ, तो क्या बना है, सैलिसल्डिहाइड बनना, KCl निकल रहा प्लस
2H2। उसके बाद कैनिजारो अभिक्रिया, जब एल्डिहाइड, वो भी एल्डिहाइड कौन से, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते, ये दो अणु क्षार के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल, पहला अल्कोहल में और दूसरा वसी अम्ल में क्या देता है, सोडियम और पोटेशियम के लवण देते हैं, जिसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात एल्डिहाइड के दो अणु हैं, सो NaOH के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो CH3OH और HCOO में अभिकृत हो रहा है। उसके बाद हेलोफॉर्म अभिक्रिया, जब एथिल अल्कोहल या एल्डिहाइड अर्थात जिसमें 2 ऑन और 2 ओल लगा हो, वो सभी यौगिक क्या देते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किसी हैलोजन के साथ कर रहे हैं और किसी क्षार के साथ कर रहे हैं तो क्या बनना है, यहाँ पर हेलोफॉर्म बनना, अर्थात यहाँ आइडोफॉर्म बनना है और HCOONA और प्लस NaCl और प्लस क्या H2O। उसके बाद एल्डोल संघनन क्या होता है, जब एल्डिहाइड, वो भी एल्डिहाइड कौन से होना है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त होते हैं। ऊपर वाले में कैनिजारो में क्या था, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं थे। इसके दो अणु किसी क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर क्या बनाते हैं, एल्डोल बनाते हैं। अर्थात ये अणु क्या हो जाते हैं, आपस में संघनित हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, अर्थात CH3 CHOH CH2 CHO, तो इसका जो हाइड्रोजन परमाणु है इसको ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद इटार्ड अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें टोलुइन क्रोमिल क्लोराइड द्वारा CH2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर क्या देता है, बेंजल्डिहाइड देता है, उसे क्या बोलते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब टोलुइन को का ऑक्सीकरण कर रहे हैं, क्रोमिल क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो C6H5CHO अर्थात बेंजल्डिहाइड बन रहा और जल निकल रहा, इसी को क्या बोलते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्या है, सेंडमायर अभिक्रिया, जब डाई एजोनियम लवण विलयन को Cu2 Cl या HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो डाई एजो समूह अर्थात डाई एजो समूह किससे के द्वारा, Cl और Br द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, जिसे बोलते हैं सेंडमायर अभिक्रिया। देखिए डायजोटीकरण में इसके द्वारा क्या हो रहा है, N2 ग्रुप क्या हो रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है और हमारा Cl ऐड हो रहा है, तो इसे बोलते हैं सेंडमायर अभिक्रिया। सीमेट अभिक्रिया मोस्ट, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया N3H के साथ सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर विकृत करते हैं तो एमीन बनती है। अर्थात कोई भी हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजन के साथ जब अभिकृत कराएंगे H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो प्राथमिक एमीन बनती है, जिसे बोलते हैं सीमेट अभिक्रिया। उसके बाद यहाँ से हमारी गैस आती हैं, गैसों को आप ये तैयार कर लेंगे। डाइएथिल ईथर को आसानी से बनाया जा सकता है। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करेंगे 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो C2H5HSO4 प्लस जल बनना। उसके बाद इसको दोबारा अभिकृत कराएंगे किससे, अल्कोहल से, तो आप क्या बनना है, डाइएथिल ईथर बनना है। उसके बाद क्लोरोबेंजीन को आप प्रयोगशाला में इस तरीके से बना सकते हैं C6H5NH2। एलिलीन को जब अभिकृत करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा C6H5N2Cl बनेगा और प्लस NaCl। अब इसको अभिकृत कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। या आप साधारण तरीके से बना सकते हैं, जब बेंजीन का क्लोरीनीकरण करेंगे तो आपका क्या बनना, क्लोरोबेंजीन बनना है। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड को कैसे बना सकते हैं आप, मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर आप फॉर्मल्डिहाइड को बना सकते हैं, प्लेटिन में उत्प्रेरक लगेंगे। उसके बाद एथिलेमीन को आपको बनाना है, तो एथिलेमीन को बनाने के लिए यहाँ पर एसिटेमाइड लेंगे, एसिटेमाइड हाफ पानी ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया द्वारा आप इसे बना सकते हैं, मैथिलेमीन बन रही है। उसके बाद एसीटोन को आप बना सकते हैं CH3CO के होल्टो Ca से एसीटोन बनना है। उसके बाद अमोनिया गैस को आप प्रयोग कैसे बना सकते हैं, अमोनिया गैस को हैबर विधि से बनाएंगे तो N2 + 3H2 इक्वल टू क्या, NH3। या प्रयोगशाला में बनाएंगे आप अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसे, बुझे हुए चूने के साथ करेंगे तो NH3 गैस बन रहा है। उसके बाद ऑस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बना सकते हैं, NH3 ई का ऑक्सीकरण करेंगे तो NO बनेगा, जब NO का ऑक्सीकरण करेंगे तो NO2 बनेगा। अब NO2 को जल के साथ अभिकृत कराएंगे तो क्या बनेगा, HNO3 बनेगा। उसका डीकन विधि से क्लोरीन 4HCl + O2 इक्वल टू हमारा 2Cl2 बनेगा और हमारा H2O बनेगा। क्लोरोफॉर्म को आप कैसे बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म को आप बना सकते हैं COCl2 + H2O, ये हमारा क्या बनना, CaOH की होल्टो आई। उसके बाद इसको दोबारा
हम एथिल अल्कोहल का क्लोरीनीकरण करेंगे, इसको ले लेंगे क्लोरीनीकरण, तो हमारा एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड का जब क्लोरीनीकरण करेंगे तो क्लोरल बनेगा। क्लोरल का जब क्षार के साथ अभिकृत कराएंगे तो क्या बनना है आपका, क्लोरोफॉर्म बनना है। इसका प्रयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में और जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा नोट्स तैयार कीजिए आप इस नोट्स को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे। यदि इस नोट्स को लेना हो तो मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं आप। थैंक्स।